हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय विद्यालय में भी सभी टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहाँ भी आपके लिए अच्छे से मेहनत किया जा रहा है, तैयारी को और बेहतर बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अपना गुरुकुल जो आपके साथ जितने भी टीचर लगे हुए हैं पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतर से करवा रहे हैं। और मैं यही आपसे चाहूँगा कि जितना भी आपको पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है, तैयार करना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या बच्चों, मैं उम्मीद करूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम भी आपको ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय में 2 प्रश्न को आपको उत्तर उसका प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इसलिए अच्छे तरीके से बढ़िया से आप एक शांत जगह पर, अच्छी जगह पर आप बैठ जाइए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और साथ ही साथ आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठें। तैयार हैं? चलिए बच्चों, आज हम सभी लोग अपने नागरिक सामाजिक में आपको पता है 4 विषय आपको पढ़ना पड़ता है। कक्षा 10 सामाजिक में सबसे पहला आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है और मुझे लगता है इतिहास आपको ज़्यादा नहीं, दूसरा अध्याय तो मैं पूरा कवर करा दिया हूँ, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि उतने आसान भाषा में आपको पढ़ाया गया है, वो पूरी तरह से अध्याय 2 आपको कंप्लीट हो गया है। बचा है अध्याय 3, उससे भी प्रश्न आते हैं, इसको भी किसी टाइम में आपको करा दिया जाएगा। और रही भूगोल की बात, तो भूगोल में ज्यादातर चैप्टर को कवर कर दिया गया है, मतलब कोई चैप्टर नहीं बचा हुआ। भूगोल का ज्यादातर आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कराए जा चुके हैं। तीसरा है बच्चों नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र का हाल ही में अभी कई सारे क्लास आपको कराए गए हैं और अच्छे तरीके से उनको आपको तैयार करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे पॉइंट के थ्रू आपको समझाया गया है अच्छे से। और चौथा जो होता है वो होता है अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। इसकी भी कई क्लासें बहुत पहले से आपको मिली हैं, यानी जितने बच्चों इंपॉर्टेंट आपके इस कक्षा 10 के सामाजिक में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी के सभी ऑलरेडी आपको कराए जा चुके हैं। बशर्ते अब आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इसको तैयार करते हैं। क्योंकि बच्चों एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना अच्छा जानकार क्यों ना हो, कितना अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो, यदि बच्चों वो आपको दवा देता है, आपको कोई भी चीज परहेज करने को बताता है, यदि आप वो नहीं करते हैं तो आपको फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों कितने भी अच्छे से अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा से अच्छा पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, यदि बच्चों आप मेहनत नहीं करेंगे, आप उन पर काम नहीं करेंगे, तो कोई भी बच्चों आपको फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ तो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तो मौका है, आप बार बार पढ़ सकते हैं, एक बार नहीं समझ में आया 10 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों यही जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होगा। कोई बताते भी हैं तो शायद आपको सही ना बता के कुछ गलत बता के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो ना तो आप किसी से उम्मीद करेंगे कि मुझे कोई आकर बताए, और ना ही आपको डर होगा कि कोई हमें सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। क्योंकि आपको पता होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। आप अपने अच्छे तरीके से 3 घंटा 15 मिनट के समय में आप पेपर को पूरा अच्छे तरीके से करके चले आएंगे। और मुझे लगता है कि शायद 70 में यदि 65 नंबर आप नहीं लेकर आ रहे हैं तो बच्चों पढ़ना बेकार है, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाया गया है और जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो चलिए बच्चों, आज इसी नागरिक शास्त्र पे हम सभी लोग पढ़ेंगे, जो हमारे सामाजिक का नागरिक शास्त्र है। और दूसरा अध्याय, उस दूसरा अध्याय पे 2 ऐसे प्रश्न को हम उठाएंगे बच्चों। दूसरा अध्याय संघवाद है। क्या है? संघवाद। संघ आपको पता है हमारे शासन यानी हमारे भारत के संघ यानी केंद्र में जो वाद है, वाद विवाद कहते नहीं, एक वाद विवाद हो गया है, वाद आपसी जो बातें हैं शासन चलाने का, आपसी तालमेल है, उनके बारे में हम संघवाद, जो हमारे देश की सरकार चल रही है, हमारे संघ की सरकार चल रही है, वो किस तरह से है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि संघवाद है क्या। तो बच्चों आप इतना ध्यान रखिए, जिस देश का शासन आप ये याद रखेंगे, जिस देश का शासन 2 या 2 से अधिक स्तर का हो, 2 या 2 से कितने स्तर का हो? अधिक स्तर का हो, अधिक स्तर का हो, वही बच्चों संघवाद कहलाता है। अगर आपसे छोटा प्रश्न भी पूछा जाए तो आप इसको बता लेंगे। अगर पूछा जाए संघवाद क्या है तो आप कहेंगे जिस देश का शासन 2 या 2 से अधिक स्तर वाला हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो संघवाद हो जाएगा। अगर यही मैं आपसे कह दूं एकात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार, तो शायद आप इसी नाम से ही पढ़ पा रहे होंगे एकात्मक।
एक स्तर वाली सरकार जहां होती है, जिस देश में एक स्तर की सरकार होती है, कैसी सरकार? एक स्तर की सरकार होती है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये कोई देश ए है और इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रपति है, मान लीजिए जो राष्ट्रपति है वही पूरे देश को चला रहा है, इसके अलावा इसके जगह पे कोई और नहीं है। यानी इस देश का एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को चला रहा है, संचालन कर रहा है। वहां पे कोई और सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो संघ में बैठा हुआ है और पूरे देश को संभाल रहा है, पूरे देश का शासन चला रहा है। तो वहां पे बच्चों कहा जाएगा वो एकात्मक सरकार वाला देश है। कैसा है? एकात्मक सरकार। चलिए बच्चों आप बताइए, हमारा जो भारत देश है क्या वो एकात्मक सरकार है या फिर संघवाद है? कैसी सरकार है? तो आप कहेंगे सर हमारा जो भारत देश है वो संघवाद है। क्या है? संघात्मक सरकार है। यहाँ पे कैसी सरकार है? संघवाद की, यानी संघात्मक सरकार है हमारे भारत देश में। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे भारत देश का शासन 2 या 2 से अधिक स्तर वाला है, 2 या 2 से अधिक स्तर वाला है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत में बच्चों 3 स्तर का शासन है। कितने स्तर का? 3 स्तर का शासन है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम बात करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को बता दिए। संघवाद क्या होता है? तो जिस देश का शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक स्तर वाला हो, ठीक है, वो कैसी सरकार होगी? संघवाद, संघात्मक सरकार होगी। एकात्मक क्या होगा? जिस देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ एक स्तर वाली हो। कितनी? एक स्तर वाली हो। क्लियर है? तो चलिए बच्चों मैं आपको अब ये बताने चल रहा हूं इस अध्याय के 2 ऐसे लॉन्ग प्रश्न जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे बच्चे? जो हमेशा ऑलरेडी हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आप सबसे पहले एक प्रश्न है बच्चों, संघवाद क्या है? क्या चीज? संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी क्या विशेषताएं हैं? ध्यान से पढ़िएगा। आज इन दोनों प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पेपर में जब भी कभी आएगा आप छोड़िएगा नहीं। अगला दूसरा बच्चों है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? 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 इसमें कितने स्तर की सरकार को रखा गया है? इसमें कितने स्तर की सरकार को रखा गया है? कितने स्तर की सरकार को रखा गया है? कितने स्तर की सरकार को रखा गया है? चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, आप सभी लोग अच्छे तरीके से देखिए। इसका उत्तर हमें करना है और ऐसी भाषा में करना है कि जैसे आप ठंडी के महीने में चावल दाल खाते हैं ना। कौन सी दाल? सकपहिता वाली दाल। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान से इसको पढ़िए और दोनों प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। सबसे पहला है बच्चों, संघवाद क्या है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, जिस देश की सरकार का शासन व्यवस्था, जिस देश की सरकार यानी वहां का जो शासन होगा वो कितने स्तर वाली होगी? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार को कैसी सरकार कहते हैं? संघात्मक सरकार। कैसी सरकार? संघात्मक सरकार। और इससे क्या प्रॉफिट होता है? इससे सरकार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक बच्चों केंद्र सरकार, एक क्या होती है? केंद्र सरकार, और एक होती है बच्चों राज्य सरकार। क्या होती है? राज्य सरकार। यानी बच्चों सरकार 2 हिस्सों में, सत्ता का शासन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार। बात कर रहे थे, देखिए हम सभी लोग बात कर रहे थे, केंद्र सरकार एक, राज्य सरकार होती है। तो केंद्र सरकार में जो होती है पूरे देश स्तर पर, यानी पूरे देश में, ये पूरे देश की सरकार होती है, कंट्री लेवल पर जो पूरे देश की देखभाल करती है, सारे शासन व्यवस्था को चलाती है। और जो राज्य स्तर पर होगी, स्टेट लेवल पर, वो क्या करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे राज्य में, कहां पर? अपने पूरे राज्य में सारी शासन व्यवस्था को चलाएगी।
ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो देश लेवल पे सरकार होगी, केंद्र सरकार संघ लेवल पर, वो पूरे देश पर नियंत्रण रखेगी, पूरे देश पर कानून अपना बना के रखेगी। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार होगी बच्चों, वो क्या करेगी, अपने राज्य में पूरे शासन व्यवस्था को बेहतर बनाएगी। इसके तहत जब ऊपर से केंद्र सरकार का प्रेशर होगा और उसके बाद नीचे राज्य सरकार अपनी शासन व्यवस्था को चला रही है, तो यानी इस देश में कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था बहुत बेहतर से चलने वाला है। अगर यही पूरा सिर्फ और सिर्फ अकेला शासन होता, सिर्फ एकात्मक शासन होता, तो सिर्फ एकात्मक शासन से पूरा देश में बेहतर शासन व्यवस्था नहीं चल पाती। तो इस वजह से क्या हुआ बच्चों, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकार, दोनों का क्या हो गया, दोनों का 2 स्तर वाली सरकार हो गई संघात्मक में। यानी कहा गया एक स्तर से बेहतर 2 स्तर की सरकार होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों हम सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप ये लिखेंगे, सबसे पहला शुरुआत करेंगे भारत जैसे देश के लिए। कैसे, भारत जैसे देश के लिए संघात्मक सरकार, यानी देखा जाए तो संघात्मक सरकार बेहतर शासन व्यवस्था को, संघात्मक सरकार में 2 या 2 से अधिक 2 स्तर की सरकार शासन को बेहतर नहीं चला सकती, शासन को बेहतर नहीं चला सकती। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कहा गया कि जैसे संघात्मक शासन में कितने स्तर की सरकार होती है, तो आप कहेंगे सर अभी हम पढ़े संघात्मक सरकार में 2 शासन होता है, एक केंद्र सरकार, एक केंद्र स्तर पर क्या होता है केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार। तो बच्चों केंद्र स्तर पर कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है, और राज्य स्तर पर कौन देखता है, तो कहेंगे सर राज्य सरकार होती है जो पूरे नियम को, शासन व्यवस्था को बना के चलती है। तो यानी बच्चों, लेकिन समस्या ये हुई कि भारत जैसे इतने विशाल देश में इतनी जनसंख्या है, भारत का एक एक राज्य इतना बड़ा है जितना बाहर के कोई पड़ोसी देश हैं। ऐसे कुछ देश हैं जिनके देश के अकॉर्डिंग अपना एक राज्य है। अब आप सोचिए वहां पे राज्य सरकार पूरे देश, अपने राज्य को शासन व्यवस्था बेहतर नहीं बना सकती, तो इसलिए क्या किया गया, उसलिए इस राज्य के तहत एक शासन व्यवस्था को, यानी जो 2 शासन व्यवस्था थी, इसको 2 से 3 स्तरीय कर दिया गया। कितने स्तर का, 3 स्तर का किया गया। और तीसरा स्तर जोड़ा गया बच्चों स्थानीय स्वशासन का। किसका जोड़ा गया, स्थानीय स्वशासन का जोड़ा गया। किसका जोड़ा गया, स्थानीय स्वशासन का जोड़ा गया। ये आज नहीं बच्चों, ये उस समय भी था जब हमारे भारत देश में अंग्रेज का शासन था। लॉर्ड रिपन थे, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, इसके स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने बच्चों सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया था। और ग्राम पंचायत का गठन हुआ था बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिला में। कहां पे, नागौर जिला में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया। और उस समय क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 स्तर की भारत में सरकार थी, तीसरा स्तर जब स्थानीय स्वशासन जुड़ा गया तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा गया, यानी सत्ता में एक शासन और जोड़ा गया। तब बच्चों कितने स्तर की सरकार हो गई, तो कहेंगे सर 3 स्तर की सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय जब स्वशासन जुड़ा गया बच्चों, तो स्थानीय स्वशासन में 3 स्तर दिए गए स्थानीय स्वशासन के तहत। यानी बच्चों 3 स्तर भारत में कौन कौन सा है, कहेंगे सर एक केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का और तीसरा स्थानीय सरकार का, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार में सबसे पहला बच्चों जिला लेवल पर जो होता है, इसके बाद नगर लेवल पर जो होता है, शहर में नगर होता है और गांव में ब्लॉक होता है। क्लियर है। और उसके नीचे जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड होता है। ठीक है। तो बच्चों ये स्थानीय सरकार में, स्थानीय शासन में 3 चीज को जोड़ा गया। स्थानीय सरकार के तहत, स्थानीय स्वशासन के तहत 3 चीजों को, इसमें सबसे ऊपर का लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके नीचे का यानी जो नगर होते हैं, यानी देखा जाए तो हमारे यहाँ जो ब्लॉक होते हैं, और इसके बाद सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। और मैं बोला बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और उसी ने सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। क्लियर है। और ये बच्चों जब तीसरा स्तर जोड़ा गया तो यही सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया और इसमें हमारे भारत में 3 स्तर की सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी स्थानीय स्वशासन। अब आप खुद बताइए, मान लीजिए ये पूरा देश है, ये पूरा देश है और इसके तहत ये एक राज्य है, ये राज्य है,
तो देश जो है ये तो पूरा राज्य को देख ही रहा है, यानी जो केंद्र सरकार है ये तो राज्य को देख ही रही है, लेकिन राज्य के पास खुद शासन है, ये खुद उस शासन को चला रही है, और इसके नीचे राज्य के नीचे खुद स्थानीय स्वशासन है जो उस शासन को चला रहा है। आपको पता है अगर बच्चों आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्थानीय स्वशासन ना होता तो आज सरकार की कोई भी सुविधा हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम डायरेक्टली राज्य सरकार से जाके कह नहीं सकते थे, हम वहां पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता, हमारी समस्याओं को सुनने में बहुत समय लग जाता। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया। आज कोई भी समस्या, छोटी समस्या होती है तो हम तुरंत ग्राम पंचायत में जाते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास चले जाते हैं, नहीं होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो यही बच्चों था सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। संघवाद क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों संघवाद में भी शासन व्यवस्था बेहतर बन जाती है, राज्य सरकार अपने शासन को नियंत्रित करता है और केंद्र सरकार जो होता है पूरे देश की शासन व्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है और अपने विषय पर काम करता है। क्लियर है? तो बच्चों ये संघवाद हो गया, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बीच में ये जो दोनों प्रश्न हमने आपको बताया इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे, ठीक है? और इन दोनों प्रश्नों को जब भी पेपर में आएगा आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आप लिख कर आएंगे, ठीक है? और कोई भी लापरवाही इस समय आप ना करें। जितनी भी क्लासें आ रही हैं उन क्लासों को अच्छे तरीके से देखें। आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितनी भी क्लास आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हुई हैं उन क्लासों को आप एक एक करके देखिए। कोई भी क्लास मिस ना करिए, कोई भी क्लास से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑलरेडी कराए जा चुके हैं और कराए भी जा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम पे रिवीजन भी कराया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप पूरी तरह से निरंतर बने रहिए, तत्पर रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।